गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। अब तक हमने ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का चैप्टर 1 ख़त्म कर लिया है। चैप्टर 2 हमें पढ़ना है। चैप्टर 2 हमने स्टार्ट आज करेंगे। चैप्टर 2 जैसे मैंने आपको बताया था, सेक्शन 5 से लेके 53 तक के प्रोविज़न्स जो है चैप्टर 2 के अंतर्गत आते हैं, लेकिन इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया है। जो एक सेक्शन 5 से लेके, जैसे आप देख पा रहे हैं, एक सेक्शन 5 से लेके 37 तक है, जिसमें मूवेबल और इमूवेबल दोनों तरह की प्रॉपर्टी के बारे में बात की गई है, और दूसरा हमारा 38 से लेके 53 तक है, जो कि सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में बात करता है। तो हमने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि कुछ प्रोविज़न्स, कुछ डॉक्ट्रिन्स जो ऑलरेडी 5 to 37 में है, वो मैंने आप सबको एक ही जगह पे कंबाइन फॉर्म में आपको प्रोवाइड कराया था, कि ताकि आप अपने इंडेक्स पे, अपने बेयर पे, अपने नोट्स पे, जहाँ पे भी आप लिख रहे हो, आप वहाँ पे वो सारी चीज़ें एक साथ आप इकट्ठे कर लो कि हाँ ठीक है, इस सेक्शन में ये डॉक्ट्रिन अप्लाई करती है। हालांकि पढ़ाते टाइम भी मैं बताऊँगी। और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये एक मैथमेटिकल टाइप का सब्जेक्ट है हमारा, तो हमें बस इसे सीक्वेंस में नहीं पढ़ना, ये जिस भी हम उसके कंटिन्यूटी में पढ़ेंगे कि जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, हमारे एक बार लेक्चर से ही आपको ये समझ में आने लगे कि अगर ये क्वेश्चन पूछेगा तो इसका एक्सेप्शन क्या है और उसके अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, वो सारी चीज़ें आपके आ जाएंगी। ठीक है, हम आज स्टार्ट कर रहे हैं सेक्शन 5। ठीक है, सेक्शन 5 देखिए, जैसे आप देख पा रहे हैं, सेक्शन 5 किस चीज़ के बारे में कह रहे हैं, ये डिफिनीशन बता रहा है। किसकी डिफिनीशन बता रहा है? ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी की। ठीक है, अब ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी की डिफिनीशन क्या है? देखिए, प्रॉपर्टी कैन बी ट्रांसफर्ड बाय लिविंग पर्सन। इसके लिए इसेंशियल क्या है? ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी राइट के लिए जो सबसे इसेंशियल चीज़ है कि हम इस एक्ट के अंतर्गत किस तरह के ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी को कहेंगे कि हमने ट्रांसफ़र किया है, उसके लिए जीवित होना ज़रूरी है। जीवित होना किसी एक का नहीं, दोनों पार्टीज़ का जीवित होना। ठीक है, जैसे प्रॉपर्टी कैन बी ट्रांसफर्ड बाय अ लिविंग पर्सन टू अनदर लिविंग पर्सन, मतलब मैं ज़िंदा हूँ, मैं आपको ट्रांसफ़र कर रही हूँ, आप भी ज़िंदा हो, तो ही ये ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो TPA है हमारा, ये अप्लाई करेगा। यहाँ पे किसको ट्रांसफ़र करेगा? या तो खुद को, ठीक है, या फिर एक या एक से ज़्यादा लिविंग पर्सन्स को, और तीसरा है प्रेजेंट और इन फ्यूचर। किसी प्रेजेंट टाइम में हमने आपको कोई चीज़ ट्रांसफ़र करी, या हम फ्यूचर को प्रोस्पेक्टिव रखते हुए हमने उसको ट्रांसफ़र किया। अब मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ कि इसका जो सबसे इसेंशियल चीज़ क्या है, लिविंग पर्सन। जो क्वेश्चन पूछता है पहले तो ये कि डेफिनेशन कहाँ दी हुई है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की, आप बोलोगे सेक्शन 5 में दी हुई है। दूसरी बात कि कितने तरह के, किस किस को आप ट्रांसफ़र कर सकते हो, तो कहते हैं एक जीवित पर्सन द्वारा दूसरे जीवित पर्सन को। जैसे ही ये लाइन आएगी, यहाँ पे एक डॉक्ट्रिन काम करता है। वो कौन सा डॉक्ट्रिन है? वो है प्रिंसिपल ऑफ इंटर वाइवस। ठीक है, इसको कहते हैं इंटर वाइवस ट्रांसफ़र। ठीक है, उसके लिए ज़रूरी है कि दोनों इंसान का जीवित होना, और TPA के लिए इसेंशियली ये है कि दोनों लोग का जीवित होना ज़रूरी है। ठीक है, कह रहा है हिमसेल्फ, या एक से ज़्यादा, खुद को भी ट्रांसफ़र कर सकते। अब देखिए, डिफिनीशन क्लॉज में भी बहुत सारे सेक्शन इंक्लूड हैं। आपको अगर समझ आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो मैं बता रही। जैसे इसने कहा कि हिमसेल्फ, खुद को ट्रांसफ़र कर सकते हो एक, ठीक। दूसरा, वन और मोर अदर लिविंग पर्सन, एक या एक से ज़्यादा लिविंग पर्सन को आप ट्रांसफ़र कर सकते हो प्रॉपर्टी। इसके अंतर्गत अगर आप एग्जाम्पल देखोगे अपना TPA का, कि एक या एक से अधिक पर्सन को आप कब ट्रांसफ़र करते हो कोई भी प्रॉपर्टी? अगर आप गिफ्ट देते हो, ठीक है, या फिर आप ये जो आप आगे पढ़ोगे, सेल, मॉर्गेज, लीज, ये सब क्या होता है? एक या एक से ज़्यादा पर्सन को आप अपनी प्रॉपर्टी दे सकते हो ना, लिविंग पर्सन है। ठीक, फिर इसके बाद ये जो चैप्टर है लास्ट वाला इसेंशियल है इसका, प्रेजेंट और फ्यूचर। ठीक है, प्रेजेंट में हम कब किसी को चीज़ को, जब हम किसी को कुछ देते हैं प्रेजेंट में किसी चीज़ को, तो हम क्या कहते हैं कि मान लीजिए अगर हमने आपको गिफ्ट किया, जो सेक्शन 122 में उसका डेफिनेशन दिया हुआ है, तो प्रेजेंट टाइम में किया। अगर हम कोई फ्यूचर में कोई चीज़ ट्रांसफ़र करते हैं, प्रॉपर्टी मॉर्गेज करते हैं, सेल करते हैं, सेल के लिए, सेल प्रेजेंट में होता है। ठीक है, फ्यूचर में आप मॉर्गेज कर सकते हो। मॉर्गेज जब आप प्रॉपर्टी अपनी करते हो तो फ्यूचर, कुछ टाइम, आने वाले टाइम के लिए करते हो। ठीक है, वो आपको सेक्शन 58 में पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे इसमें लिखा हुआ लिविंग पर्सन इंक्लूड अ कंपनी। अब कह रहा है लिविंग पर्सन, तो मैंने इसेंशियल बता दिया। अब लिविंग पर्सन के अंतर्गत कौन आता है? लिविंग पर्सन के अंतर्गत कंपनी भी आती है, एसोसिएशन भी आते हैं, कोई बॉडी इंडिविजुअल भी आता है,
चाहे वो कॉरपोरेट हो या ना हो, इनकॉर्पोरेटेड हो या ना हो। इनकॉर्पोरेट का मतलब क्या होता है कि वो जो कंपनीज एक्ट है, ठीक है, उसके अंतर्गत वो रजिस्टर्ड हो या ना हो, वो दोनों तरह की कंपनियां, ठीक है, इनकॉर्पोरेट के अंतर्गत आएंगी। आइदर वो इनकॉर्पोरेटेड हो, रजिस्टर्ड हो या ना हो, उस तरह के व्यक्ति को भी आप कहोगे कि हाँ ये लिविंग पर्सन है। कह रहा है उस समय, जो नोट में लिखा है कि उस समय कोई भी अगर इससे रिलेट, ये लॉ उन सारे चीज़ पे कोई इफेक्ट नहीं डालता है कि अगर उस समय उससे रिलेटेड कोई और ट्रांसफ़र से रिलेटेड कोई प्रोविज़न बना है तो ये लॉ जो है उस पर कोई इफेक्ट नहीं डालता है, ये अपने अकॉर्डिंग चलेगा। बाकी जो आपका लॉ है वो आप अपने उसके अकॉर्डिंग देख लो कि इसमें सेट हो रहा है कि नहीं, क्योंकि अगर आप टीपीए के अंतर्गत ट्रांसफ़र करोगे तो आपको इसी को मानना होगा, ना कि कोई और, ठीक है। एग्जाम्पल दिया हुआ है ट्रांसफ़र टू सेल्फ। जैसे मैंने बोला कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी में पहले आपने बोला जीवित द्वारा जीवित को ट्रांसफ़र कर रहे हो, फिर दूसरी बात कि आप अपने आप को भी कर सकते हो। अपने आप को करने में एग्जाम्पल दिया हुआ है, अगर आप हिंदू हो, ठीक है, आपको ऐसे पता है कि जो पीपीए का बेस है, ठीक है, वो किससे रिलेटेड है, वो इक्विटी से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि आप एक ट्रस्ट बना के, आपका ट्रस्ट, आपने ट्रस्ट बनाया और उस ट्रस्ट में आप ही ट्रस्टी बन गए, ठीक है, ये आपने अपनी प्रॉपर्टी आपने अपने आप को ही ट्रांसफ़र की, वो इसके अंतर्गत आएगा। और अगर आप कोई मुस्लिम हो या मोहम्मदन लॉ से गवर्न होते हो तो आपने कोई वक्फ बनाया, ठीक है, वक्फ बना के उसमें जो मुतवली अपॉइंट किए जाते हैं वो आपने अपने आप को नियुक्त कर लिया, तो क्या हुआ, प्रॉपर्टी आपकी है, आपने अपनी ही प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली, ठीक है, ट्रांसफ़र कर ली। बट इसमें एक केस आया, पार्टीशन इज़ नॉट अ प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र। अगर मान लीजिए आपकी फैमिली सेटलमेंट होता है, ठीक है, घर की प्रॉपर्टी है, आप सोचो कि दो लोग के बीच में पार्टीशन हुआ, ठीक है, और आप उसको अगर मानते हो कि हमने इनको ये अपनी ज़मीन ट्रांसफ़र कर दी ना, वो ट्रांसफ़र के अंतर्गत नहीं आती है, ठीक है। इस पर केस है वीएन सरीन वर्सेस अजीत कुमार का 1966 का है, जिसमें कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पार्टीशन का जो पोर्शन है, पार्टीशन अगर कहीं होता है किसी प्रॉपर्टी में तो उसको आप ट्रांसफ़र ऑफ टीपीए के अंतर्गत नहीं मानेंगे, ठीक है, और उसको ट्रांसफ़र नहीं माना जाएगा, ठीक है। इसका जो लीडिंग केस है ये जुगल किशोर का है, ये एज इट इज़ पूछता है, जुगल किशोर वर्सेस रॉ कॉटन कंपनी लिमिटेड, 1955 का केस है सुप्रीम कोर्ट का। इसमें जो है क्या कहा गया है, द सुप्रीम कोर्ट हैज़ डिटरमाइंड दैट इन सेक्शन 5 ऑफ द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट द वर्ड प्रेजेंट और फ्यूचर, ये जो थर्ड इसेंशियल हमने पढ़ा, जो वर्ड है प्रेजेंट और फ्यूचर, टू हैव ट्रांसफर्ड नॉट द वर्ड प्रॉपर्टी, जो कह रहा है जो प्रेजेंट, जो हमने वर्ड यूज़ करा है प्रेजेंट और फ्यूचर में भी अगर हम ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी करना चाहें, अपने प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करना चाहें तो भी वो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी के अंतर्गत आएगा। तो ये कह रहा है कि ये वर्ड जो है इसके अंतर्गत नहीं आएगा, हैव टू बी ट्रांसफर्ड एंड नॉट द वर्ड प्रॉपर्टी, ठीक है। ये कहा है ना, हैव टू बी ट्रांसफर्ड, वो ट्रांसफ़र होना चाहिए, आप बस कहने से नहीं होगा, ठीक है। इसका मतलब ये है, इस जजमेंट में ये कहा गया है कि अगर आप कह रहे हो कि कोई प्रॉपर्टी हम प्रेजेंट में या फ्यूचर के लिए ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो बस मुंह से नहीं बोलना है, ठीक है, आपको उसको वो करके दिखाना है। अगर आप फ्यूचर के लिए कर रहे हो तो कितने टाइम के लिए कर रहे हो, आप रजिस्टर करके अटेस्ट करके आप उसको वो प्रोवाइड कराओगे, फिर ही हम मानेंगे। खाली मुंह से बोल देने को कि हम प्रेजेंट या फ्यूचर के लिए हम आपको कोई सा चीज़ ट्रांसफ़र कर रहे हैं, वो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी के अंतर्गत नहीं आएगी, ठीक है। होप सो आपको समझ में आया होगा, इन शॉर्ट मैंने बताया, ठीक है। अब देखिए ये कह रहा है कि कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो ट्रांजेक्शन इन विच आर नॉट ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी, नॉट ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी, कह रहा है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसको हम नहीं कहेंगे जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी के अंतर्गत नहीं आती हैं। किस किस तरह की चीज़ें हैं, कोई वसीयत, ठीक है, हमने डिफिनेशन क्लॉज में जो सेकंड पैरा था हमारा, हमने उसमें पढ़ा था इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट का एक्सेप्शन क्या था, इंस्ट्रूमेंट का एक्सेप्शन ही विल था। तो मतलब कि विल से रिलेटेड अगर कोई ट्रांसफ़र होता है या कोई विल है, वो हम नहीं कहेंगे कि ये ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी हो रहा है। विल में भी तो किसी की प्रॉपर्टी किसी के पास जाती है, लेकिन उस प्रॉपर्टी को आप ये नहीं कहोगे कि किसी ने ट्रांसफ़र किया है, वो टीपीए के अंतर्गत नहीं आती है, ठीक है। तो कोई विल या फिर पार्टीशन जिस पे अभी आपने केस पढ़ा है, कोई भार, ठीक है,
कोई चार्ज अगर किसी प्रॉपर्टी पे, किसी घर पे, किसी चीज़ पे अगर कोई चार्ज है, आप सोचो कि हम प्रॉपर्टी ना ट्रांसफ़र करें, खाली चार्ज ट्रांसफ़र कर दें, ठीक है। अगर आप ऐसा सोचते हो तो ये आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी के अंतर्गत नहीं आएगा। जब हम आगे पढ़ेंगे सेक्शन 35 इसी में जब पढ़ेंगे तो डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन का जो प्रोविज़न आता है, ठीक है, तो उसमें आप ये नहीं कर सकते हो कि हम अगर चार्ज के साथ प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर सकते हैं कि ठीक है उस पर जो भार है वो भी आप ही पे करोगे और हम प्रॉपर्टी भी मैंने आपको दे दी, लेकिन आप सोचो सिर्फ चार्ज ट्रांसफ़र कर दो, प्रॉपर्टी ना ट्रांसफ़र करो, तो ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए टीपीए के अंतर्गत ये नहीं आता है। सरेंडर करना, सरेंडर मीन्स क्या होता है कि आपने स्वतः से कोई चीज़ छोड़ दी, ठीक है, या त्याग दी, इसको वेवियर भी कहते हैं, ठीक है। तो वेवियर और सरेंडर में अंतर होता है। वेवियर आप अपने राइट्स का कर सकते हो लेकिन और वेवियर का जो भी प्रोविज़न होता है वो पब्लिक पॉलिसी पे डिपेंड करता है, लेकिन जो सरेंडर है कि आपने अपनी मर्जी से कोई चीज़ छोड़ दी, ठीक है। तो अगर आपने कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र ना करके सरेंडर कर दी, ठीक है, जाओ तुम मेरा ले जाओ, तो आप सोचो कि किसी ने, आप फिर कहो कि आपने ट्रांसफ़र कर दी प्रॉपर्टी, नो, ये इसके अंतर्गत नहीं आएगा, ठीक है। कोई राइट, कैसा राइट, ईजमेंट का राइट, ईजमेंट का राइट भी आपका ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी में नहीं आएगा, क्योंकि सुखाचार कोई ऐसा अधिकार नहीं है कि उसको ट्रांसफ़र करना पड़े, वो ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र होता है। धूप लेने का अधिकार, ठीक है, सुखाधिकार है, हवा पानी लेने का अधिकार, इसके लिए ज़रूरी, ये नेचर का है हमारे, आप मुझे ट्रांसफ़र नहीं करोगे, ठीक है, और ना तो इससे रिलेटेड कोई प्रोविज़न है कि इन सारी चीज़ों का ट्रांसफ़र करना है, ठीक है। तो ईजमेंट भी प्रॉपर्टी के ट्रांसफ़र में नहीं आता है। रिलीज डॉक्यूमेंट्स, कैसे डॉक्यूमेंट, निर्मुक्त, मतलब जिसको हटा दिया गया है कि ठीक है अब ये डॉक्यूमेंट का काम खत्म हो गया, ये डॉक्यूमेंट्स रिलीज़ कर दिए गए हैं। तो आप सोचो कि डॉक्यूमेंट रिलीजेशन कोई ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी है, नो। जब हमारा कोई पर्टिकुलर जो भी केस चल रहा था वो समाप्त हुआ तो उसको रिलीज़ कर दिया, कोई डॉक्यूमेंट आपने जीता तो उसके आप ये नहीं कह सकते कि मैंने ट्रांसफ़र किया आपको ये डॉक्यूमेंट, ठीक है, इसलिए ये भी ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी के अंतर्गत नहीं आता है। और जो फिर उसके बाद एक है फैमिली सेटलमेंट, ठीक है। फैमिली सेटलमेंट में भी क्या होता है कि फैमिली सेटलमेंट भी आपका ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी के अंतर्गत नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी के लिए साइन होना, पहले तो 5 तरह के ट्रांसफ़र, 6 तरह के ट्रांसफ़र हैं, वही आप कर सकते हो, उसका एक प्रोसेस है, ओरली आप नहीं कर सकते। उसके लिए क्या करना पड़ता है, आपको रजिस्टर करना पड़ता है, साइन करना पड़ता है, अटेस्ट कराना पड़ता है विटनेसेस को, उसको रजिस्टर कराना पड़ता है, तब वो टीपीए के अंतर्गत आता है। और फैमिली सेटलमेंट में ऐसा कुछ नहीं होता, आप आपसी रजामंदी से, ठीक है, आपको ये पसंद है, आपको ये पसंद है, और आप हंसी खुशी रह रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ये ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी में नहीं आएगा। लेकिन कल को अगर कोई वाद आता है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम रेज होती है, तो आप क्या करोगे, तब जब अगर आप कोर्ट में जाओगे, फिर उसके अकॉर्डिंग अगर कोई प्रॉपर्टी डिवाइडेशन होती है वो आएगी ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी में, लेकिन फैमिली सेटलमेंट नहीं आएगा, ठीक है। इसके बाद है कि कितने तरह की प्रॉपर्टीज़ आप ट्रांसफ़र कर सकते हो, ठीक है। अब देखो टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र, 2 तरह की प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र, एक तो एक्ट ऑफ पार्टी द्वारा, दूसरा बाय लॉ द्वारा, ठीक है। पहला है एक्ट ऑफ पार्टीज़। पार्टीज़ अगर हम आप हैं, अगर हम दोनों मिलकर चाहें किसी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करना, तो टीपीए के अंतर्गत कितने तरह के हैं, 6 तरह के हैं, ठीक है। कैसे कैसे, आप उसको सेल कर सकते हो, प्रॉपर्टी को मॉर्गेज कर सकते हो, बंधक रख सकते हो, लीज़ पे दे सकते हो, पट्टे पे दे सकते हो, एक्सचेंज कर सकते हो, ठीक है, गिफ्ट दे सकते हो। ट्रांसफ़र ऑफ एक्शनेबल क्लेम के अंतर्गत जो आएगा, 2 पार्टीज़ के बीच में, जो मैंने आपको एग्जांपल बताया था एक्शनेबल क्लेम में, कि इंश्योरेंस वगैरह का जो हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं वो आप इन्फोर्स करा सकते हो कि नहीं, तो करा सकते हो, उसमें 2 पार्टीज़ इन्वॉल्व होती हैं, इसलिए ये एक तरीका है, 6 तरीके हैं कि प्रॉपर्टी के ट्रांसफ़र करने के, ठीक है। बाय लॉ भी जो है प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की जाती है, वो 3 तरह है, एक तो सक्सेशन का है, दूसरा इंसॉल्वेंसी का है, तीसरा एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। ये तीनों तरीका जो है वो लॉ द्वारा गवर्न होता है, मतलब लॉ इसको ट्रांसफ़र करती है। सक्सेशन मीन्स क्या, उत्तराधिकार। उत्तराधिकार का अधिकार कैसा है, वो आपको ट्रांसफ़र नहीं करना है, वो वेस्टेड इंटरेस्ट होता है, ठीक है। आपके बाबा की प्रॉपर्टी उनके पोते की होगी, ये आपको पापा आपको ट्रांसफ़र करेंगे या कोई आपको ट्रांसफ़र करेगा तो ही आपको मिलेगा, ऐसा नहीं है। जिस दिन आपने उस घर में जन्म लिया और उसी दिन आपका जो है वहाँ पे अधिकार वो रेज़ हो जाता है। तो सक्सेशन के थ्रू जो भी प्रॉपर्टी मिलती है बाय लॉ, वो हमारे है, लॉ बने हुए हैं ऑलरेडी उस तरह के ट्रांसफ़र के, तो वो बाय लॉ प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होती है। अगर कोई इंसॉल्वेंट हो गया, एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए इंसॉल्वेंसी का है, ठीक है,
अगर इंसॉल्वेंसी की बात मैं करूँ तो इंसॉल्वेंसी को बाय लॉ क्यों कहा गया है? इंसॉल्वेंसी मतलब होता क्या है? इंसॉल्वेंसी मतलब होता है कि कोई दिवालिया घोषित कर दिया गया। कोई बैंक है, अगर वो दिवालिया घोषित हो गया, उसने 100 रुपये सबसे ले रखे थे, ठीक है, और अब उसका 100 रुपये वापस करने की औकात नहीं है और उसकी सारी प्रॉपर्टी बाय लॉ कुर्क कर ली गई है, ठीक है, प्रोक्लेम कर ली गई है, अटैच करा ली गई है प्रॉपर्टी, और उसके पास मिला के 50 रुपये हैं, तो वहाँ पे ज़्यादा लोगों का हित इन्वॉल्व है ना, ज़्यादा लोगों का राइट इन्वॉल्व है, तो उसमें कोई मतभेद ना हो, इसलिए वहाँ पे लॉ बताएगा, बाय लॉ ये डिसाइड किया जाएगा कि इसकी प्रॉपर्टी अब इतनी ही बची है, अब किसका कितना % शेयर था, उस अकॉर्डिंग उसको वो चीज़ें प्रोवाइड कराई जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे एक से ज़्यादा लोगों का हित इन्वॉल्व होता है, इसलिए इंसॉल्वेंसी के केस में कोर्ट डिसाइड करती है, बाय लॉ प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की जाती है कि वो किसको उचित समझती है कि कहाँ से रिकवरी हो सकती है, ठीक है। क्योंकि ये मैंने क्या कहा था, ये जो बेसिक क्या है टीपीए का, वो इक्विटी लॉ पे फॉलो करता है, ठीक है। उसके बाद है तीसरा एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। जब डिक्री का एग्जीक्यूशन की बात करते हैं, कोर्ट के द्वारा डिक्री पारित की जाती है। डिक्री कौन से केस में चलती है? डिक्री जब हम कह रहे हैं मतलब ये सिविल केस है, ठीक है। अगर किसी डिक्री के एग्जीक्यूशन की बात आ रही है, उसको निष्पादन कराने की बात आ रही है, तो वो बाय लॉ होगा, ना कि पार्टीज़ के एक्ट के द्वारा, ठीक है। एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री जो होते हैं, आपका एग्जीक्यूशन ऑफ जो डिक्री होती है वो क्या होती है कि जब कोर्ट ने ऑर्डर किया कि आप ये करो, ठीक है, तो वो एक प्रॉपर अथॉरिटीज़ हैं जो ऑथराइज होती हैं उस चीज़ को कराने के लिए, तो फिर वो करेंगी। जो डिक्री होती है, अच्छा एक बात बताइए, मतलब ये एक्स्ट्रा है, मैं ऐसे बता रही हूँ, डिक्री जो होती है, जब हम कोर्ट डिक्री पारित करती है किसी के अगेंस्ट, किसी पार्टी के अगेंस्ट, ठीक है, तो वो किस पे बाउंड होती है? वो बस पार्टी पे बाउंड होती है कि ऑल ओवर वर्ल्ड बाउंड होती है? मैं बता देती हूँ, ये ऑल ओवर वर्ल्ड बाउंड होती है, क्योंकि वो कोर्ट के द्वारा दी गई है, तो जो डिसीज़न कोर्ट का है वो सबको मानना अनिवार्य होता है, ठीक है। तो वो जैसे सिविल कोर्ट में जैसे हम देखते हैं, जो डिक्री पारित होती है मेंटेनेंस की या डाइवोर्स की डिक्री पारित होती है ना, तो वो खाली ऐसा नहीं है कि बस पार्टीज़ के बीच में हर पार्टी मानेगी, नहीं, कल को अगर कोई और भी उसको अगर आप दिखाना चाहो कि हाँ हमारा डाइवोर्स हुआ है कि नहीं, तो आप दिखाओगे कि कोर्ट ने हमें डिक्री पारित करके दी है और हम जैसे रजिस्टर्ड मैरिज होता है वैसे रजिस्टर्ड डाइवोर्स्ड है, ठीक है। इसलिए अब कह रहे हैं द मीडियम ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी इस कॉन्ट्रैक्ट। अब कह रहा है कि चलो ठीक है, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी डिफ़ाइन है सेक्शन 5 में, कितने तरह की प्रॉपर्टी डिफ़ाइन कर सकते हैं बाय पार्टीज़ द्वारा, कितने तरह की प्रॉपर्टी डिफ़ाइन ट्रांसफ़र की जाती है बाय लॉ द्वारा, 6 तरह के उसमें हैं पार्टीज़ के थ्रू, और 3 तरह का आपका दिया हुआ है बाय लॉ। फिर कह रहा है अच्छा इसका मीडियम क्या होगा, ठीक है, ट्रांसफ़र तो हम कह रहे हैं, कौन से मीडियम के थ्रू ये होगा? कह रहा है कि सेम एज़ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, जिस तरह कॉन्ट्रैक्ट में होता है ट्रांसफ़र का एग्जीक्यूट कराने का तरीका, सेम उसी तरह टीपीए में भी होगा। इफ़ द कॉन्ट्रैक्ट इज़ void और इनवैलिड, द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी विल ऑल्सो बी ट्रीटेड एज void। और जैसे कॉन्ट्रैक्ट में होता है कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट void है या इनवैलिड है, तो जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी होएगी वो भी void हो जाएगी। अब देखिए, ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी के लिए अब ट्रांसफ़र करने से पहले कॉन्ट्रैक्ट आप करोगे तभी तो ट्रांसफ़र करोगे, और अगर वो void है, void कब होगा? अगर कोई एग्रीमेंट इल्लीगल होगा या अनलॉफुल होगा तो वो क्या होगा? void होगा। इनवैलिड कब होगा? वो अगर कोई इम्पॉसिबल एक्ट के थ्रू, अगर आप कोई ऐसा ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी करते हो, कॉन्टिजेंट जो सेक्शन आपको 21 में मिलेगा आगे पढ़ने को, अगर आप ऐसा चीज़ें ट्रांसफ़र करते हो जो कि इनवैलिड है या इम्पॉसिबल है, उस तरह के कॉन्ट्रैक्ट करके आप ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी का कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हो, तो भी वो क्या होगा? void होगा, क्योंकि उसका इम्प्लीमेंटेशन जो है पॉसिबल नहीं है, ठीक। कह रहा है आइडियल बीइंग एन इंस्टीट्यूशन विथ अ लीगल पर्सनालिटी। जो आइडियल, जो हमारे मूर्ति होती हैं, ठीक है, देव मूर्ति जो होती है, हम उसको क्या मानते हैं? लीगल पर्सनालिटी मानते हैं। लीगल पर्सनालिटी जैसे ही किसी चीज़ में जुड़ता है, उसका मतलब क्या होता है कि हम उसके अगेंस्ट वाद ला सकते हैं और वो हमको भी सू कर सकते हैं, हम उनको भी सू कर सकते हैं, ठीक है। तो कहते हैं लीगल पर्सनालिटी जैसे, तो जो हमारी देव मूर्ति हैं वो हम उनको लीगल पर्सनालिटी मानते हैं।
डज नॉट कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, उनको मानते हैं, लेकिन वो जो वो सोचो कि वो लीगल पर्सनालिटी है, आप उनको कोई चीज़ हम लिविंग पर्सन मान रहे हैं, लेकिन आप सोचो कि आप प्रॉपर्टी उनको ट्रांसफ़र कर सकते हो या वो आपको कर सकते हैं, तो आप ऐसा नहीं कर सकते हो, ठीक है। देयरफॉर द प्रॉपर्टी कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड इन फेवर ऑफ आइडियल, और ना तो ही आप कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर सकते हो कि आप कह रहे हो कि मेरी प्रॉपर्टी हम भगवान के नाम कर रहे हैं, नहीं, आप ये काम नहीं कर सकते हो। करने को तो आप कर सकते हो, लेकिन जैसे क्योंकि वो लिविंग पर्सन आप मान रहे हो, लेकिन टीपीए के अंतर्गत वो नहीं आता है, ठीक है। तो एक्सेप्शन उसका क्या है कि जब वो पूछेगा कि आइडियल इज़ अ लिविंग पर्सन, ठीक है, लीगल पर्सनालिटी, तो क्या हम प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो आप सोचोगे जब लीगल पर्सनालिटी है तो जाहिर सी बातें कर सकते, बट वो टीपीए के अंतर्गत नहीं आएगा, ठीक है। कल मैंने जब आपको बताया था, तो मैंने आपको बताया था सेक्शन 5 हमने पढ़ा कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, ठीक है, उसका डिफिनीशन बता रहा है। इसके साथ जब भी हम सेक्शन 5 पढ़ते हैं, ये हमने एक जनरल रूल पढ़ा कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी कहते किसको हैं, कितने तरह से होता है, किस किस को कर सकते हैं, क्या क्या तरीका है, और वो किस मीडियम के थ्रू होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मीडियम के थ्रू होता है, जिस तरह कॉन्ट्रैक्ट होता है उस तरह ये भी होता है। इसके साथ जब भी हम ये पढ़ेंगे, ये जनरल रूल है, इसके एक्सेप्शंस हैं। कौन कौन से सेक्शन इसके एक्सेप्शंस हैं, मैंने आपको बताया था कि इसके जो एक्सेप्शंस हैं, एक मिनट, मैंने आपको बताया था कि इसके जो एक्सेप्शन हैं वो ये हैं, ये अगर हम इसकी बात करेंगे तो इसको हमेशा हम रीड विथ सेक्शन 13, 14, सेक्शन 13, 14 और 16, इसमें 15 नहीं है बीच में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सेक्शन 16 के 13, 14 और 16 है, 15 नहीं है। अब मैं आपको ओरल बता रही हूँ, अभी मैं आपको डायरेक्ट सेक्शन 5 के साथ आप ये सारे सेक्शन इंक्लूड करके पढ़ोगे। सेक्शन 5 जो है, सेक्शन कहता है, ये जनरल रूल बता रहा है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी का। वो क्या कह रहा है, लिविंग पर्सन द्वारा लिविंग पर्सन को ही ट्रांसफ़र किया गया प्रॉपर्टी टीपीए में आता है, वो उसका एक्सेप्शन है। मतलब ये वाला रूल तो उस पर नहीं अप्लाई करेगा, ठीक है। अब जब नहीं अप्लाई करेगा तो क्या अप्लाई करेगा, सेक्शन 13 किससे रिलेटेड बात बताता है, डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो प्रिंसिपल है वो उसमें आता है। कहता है कोई अनबॉर्न बच्चे को अगर आप जो अभी जन्मा नहीं है, तो जन्मा नहीं है मतलब कि वो जिंदा नहीं है, ठीक है। लिविंग पर्सन द्वारा लिविंग पर्सन को ही ट्रांसफ़र तो टीपीए है, लेकिन ये कह रहा है अनबॉर्न पर्सन को अगर हम चाहें तो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये सेक्शन 13 बताता है, इसलिए ये सेक्शन 5 का एक्सेप्शन है। सेक्शन 14 क्या बताता है, सेक्शन 14 कहता है रूल अगेंस्ट परपिचुटी की बात करता है। मतलब परपिचुटी मतलब ही होता है कंटिन्यूटी। आप एक नहीं, एक से ज़्यादा, जैसे एक पीढ़ी ख़त्म, फिर दूसरी पीढ़ी को भी हम कह रहे हैं मेरी प्रॉपर्टी है, मैं इसको बी को दे रहा हूँ, जब मैं ये बी यूज़ कर लेगा तो सी को मिलेगी ये प्रॉपर्टी। तो ऐसा भी कर सकते हो। तो सी तो अभी अस्तित्व में ही नहीं है, लेकिन जब आएगा तो उसको ये प्रॉपर्टी मिलेगी। और इस तरह का भी ट्रांसफ़र जो है क्या है, जो प्रेजेंट और फ्यूचर वाली बात यहाँ पे की गई है, ये देखिए, ये जो प्रेजेंट और लिविंग पर्सन द्वारा प्रेजेंट और इन फ्यूचर, तो ये सेक्शन 14 को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो कहेगा कि ये तो भी इस तरह की भी प्रॉपर्टी जो टीपीए की है वो इसके अंतर्गत आती है। सेक्शन 16 क्या कहता है, जो सेक्शन 13 और 14 का इफेक्ट बताता है, ठीक है। सेक्शन 5 जनरल प्रोविज़न है, 13, 14, 16 उसका एक्सेप्शन है, जिसमें सेक्शन 13 और 14 एक्सेप्शन है 5 का, और 13 और 14 का जो इफेक्ट क्या होगा, उस तरह के प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र का इफेक्ट क्या होगा, वो सेक्शन 16 बताता है, ठीक है। अब हम मूव करेंगे सेक्शन 13 की तरफ। सेक्शन 5 के साथ ही हम उसको पढ़ेंगे। तो अब हम सेक्शन 13 पढ़ेंगे पहले कि सेक्शन 13 क्या कहता है। देखिए सेक्शन 13, देखिए अब हम सेक्शन 13 के बारे में जब बात करते हैं, ठीक है, सेक्शन 13 क्या है, ट्रांसफ़र फॉर द बेनिफिट ऑफ अनबॉर्न पर्सन, ठीक है।
ये रूल किसके है? डबल पॉसिबिलिटी के अगेंस्ट है ये रूल, अगेंस्ट डबल पॉसिबिलिटी। टीपीए मैंने डेफिनेशन क्लॉज में बताया ना कि लिविंग पर्सन द्वारा लिविंग पर्सन को है, लेकिन ये क्या है? अनबॉर्न पर्सन को। जब अनबॉर्न है मतलब कि वो लिविंग नहीं है, लेकिन यहाँ पे इनका प्रोस्पेक्टिव क्या है इसको लिविंग मानने का? वो ये है कि जिस दिन बच्चे का अस्तित्व मदर के गर्भ में आता है, इन द वॉर्म ऑफ मदर, एट फ्रॉम द डेट दे केम, अ चाइल्ड केम, अ फीटस केम, उसको हम लिविंग मान लेते हैं। ठीक है, उस दिन से हम उसको लिविंग मान लेते हैं, इसलिए हम इस तरह का प्रॉपर्टी जो है ट्रांसफ़र उसके अगेंस्ट भी कर सकते हैं, उसके फेवर में भी कर सकते हैं। तो जिस दिन, मैं एक मतलब कॉमन चीज़ें बता रही हूँ आपको, जिस दिन वो बच्चा जो अनबॉर्न बेबी है, जिस दिन जिंदा, ठीक है, जिस दिन जिंदा वो धरती पे पहली बार कदम रखेगा, उस दिन ही ये वेस्टेड इंटरेस्ट उसको ट्रांसफ़र हो जाएगी। ठीक है, ये जो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो रही है वो उसको तुरंत ट्रांसफ़र हो जाएगी, बट वो इन्फोर्स कब से होगी? जब वो मेजर हो जाएगा। ठीक, ये इसका जिस्ट है इस सेक्शन का। अब हम इसको पढ़ेंगे। अब जब हम इस सेक्शन को पढ़ेंगे तो क्या कह रहा है, देखिए, रूल अगेंस्ट डबल पॉसिबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं। कह रहा है अनबॉर्न पर्सन इज वन हु इज नॉट एग्जिस्टेंट ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफ़र। अनबॉर्न पर्सन वो है जो जिस दिन हम प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहे हैं उस दिन वो एग्जिस्टेंस में नहीं है। ठीक है, सेक्शन 13 इज़ एन एक्सेप्शन ऑफ सेक्शन 5। मैंने आपको बोला अकॉर्डिंग टू सेक्शन 13, सेक्शन 13 के अकॉर्डिंग कैन ऑल्सो under certain circumstances property can also be transferred to a person who is not existence at the time of transfer, that is who is not living person। सेक्शन 13 के अकॉर्डिंग कुछ सर्कमस्टांसेस में जो अभी अस्तित्व में नहीं है एट द टाइम फ्रॉम द डे और एट द डेट फ्रॉम विच वी आर ट्रांसफ़र द प्रॉपर्टी, फिर भी कुछ कंडीशंस में हम प्रॉपर्टी उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, और उसको कभी कर सकते हैं, मैंने क्या कहा, और उसको भी कर सकते हैं जो नॉन लिविंग हो। इसीलिए ये सेक्शन 5 का एक्सेप्शन है। सेक्शन 5 कह रहा था कि लिविंग द्वारा लिविंग को, ये कह रहा है नॉट लिविंग को भी कर सकते हैं सेक्शन 13, इसलिए ये इसका एक्सेप्शन है। द फीटस इन द वॉर्म इज कंसिडर टू बी द लिविंग पर्सन। जो बच्चा मदर के गर्भ में पाया जाता है उसको भी हम लिविंग पर्सन के अंतर्गत मानते हैं, बिकॉज इट कम टू द एग्जिस्टेंस ऑफ मदर। क्यों? क्योंकि वो मदर के पेट में तो जन्मा माना ही जाएगा कि वो आ गया, उसके अंदर जान आ गई है। ठीक है, देयरफॉर द प्रॉपर्टी कैन बी ट्रांसफर, इसलिए उसको प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की जा सकती है। ये एक जो उसने बताया ना ऊपर कि कुछ कंडीशन में, तो यही एक कंडीशन है। ठीक, इसके इसेंशियल क्या है सेक्शन 13 के? कहते हैं द ट्रांसफ़र शुड बी फॉर द बेनिफिट ऑफ द अनबॉर्न। तो आप जब ट्रांसफ़र कर रहे हो तो उसका इसेंशियल ये है कि आप जो है जब भी ट्रांसफ़र करोगे तो वो अनबॉर्न के बेनिफिट के लिए होना चाहिए। दूसरा इसेंशियल है इसका कि ट्रांसफ़र इज़ मेड डायरेक्टली, मतलब आप कोई कैरियर नहीं बनाओगे कि पहले उसके पापा को दें, फिर उसका बच्चा होएगा तो फिर उसके बच्चे को जाएगा, नहीं, आप डायरेक्ट उस बच्चे के अकॉर्डिंग, बच्चे के बेनिफिट के लिए कोई ट्रांसफ़र आप करते हो, डायरेक्टली ट्रांसफ़र करोगे। और जैसे इसमें कहा इफ़ द ट्रांसफ़र इज़ मेड डायरेक्टली द ट्रांसफ़र विल बी वॉइड। अगर आप डायरेक्ट ट्रांसफ़र करते हो तो वो वॉइड होगा। लेकिन जैसे मैंने बोला ना कि अगर बच्चा पेट में है, फिर जिस दिन वो जन्म लेगा तो उसको ये राइट तो मिल जाएगा, प्रॉपर्टी तो उसके पास चली जाएगी, लेकिन जब तक वो मेजर नहीं हो जाएगा तब तक उस पर इसका अधिकार नहीं है। तो जो इसके पेरेंट्स होंगे वो उसको देखभाल करेंगे। अगर डायरेक्टली ट्रांसफ़र करते हो तो वो वॉइड होगा। तीसरा इसेंशियल है द ट्रांसफ़र शुड बी डन बाय क्रिएटिंग लाइफ लॉन्ग इंटरेस्ट। और जो भी ट्रांसफ़र ऑफ करोगे वो कैसा करोगे? उसके पूरे जीवन काल के लिए करोगे। ये नहीं कि बच्चा जन्म लेगा तो 10 साल तक यूज़ करेगा, 10 साल के बाद नहीं। आप जब कर रहे हो अनबॉर्न बच्चे को तो वो आप जब उसके इंटरेस्ट के लिए करोगे, बेनिफिट के लिए करोगे, और जब करोगे तो उसके होल लाइफ के लिए ट्रांसफ़र करोगे। ये कुछ कंडीशंस है कि जिस कंडीशन में नॉन लिविंग पर्सन को भी आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। चौथा है इट इज़ नेसेसरी टू टेक बर्थ ऑफ द अनबॉर्न बिफोर द एंड ऑफ लाइफ लॉन्ग इंटरेस्ट। ये नेसेसरी है कि जो बच्चा अनबॉर्न बच्चा है वो जब जन्म लेगा तो वो उसको कब तक यूज़ करेगा? लाइफ लॉन्ग इंटरेस्ट के लिए वो उसके यूज़ में आना चाहिए। ठीक है, पांचवा है द ट्रांसफ़र शुड बी डन फॉर द इंटायर रिमेनिंग इंटरेस्ट ऑफ द ट्रांसफरर इन द प्रॉपर्टी। और कह रहा है कि जो ट्रांसफ़र है जो डन
द ट्रांसफ़र शुड बी डन फॉर द इंटायर रिमेनिंग इंटरेस्ट फॉर द ट्रांसफरर इन द प्रॉपर्टी। जिसने ट्रांसफ़र किया है प्रॉपर्टी अपनी, तो उसके होल लाइफ के लिए ही उसको ट्रांसफ़र किया जाएगा। जैसे इसमें लिखा ना, आजीवन हित की संपत्ति से पहले अजात का जन्म लेना आवश्यक है। आजीवन हित की संपत्ति से पहले, आजीवन उसको लाइफ लॉन्ग अगर उसको संपत्ति का यूज़ करना है, तो जब हम उसका जन्म लेना, संपत्ति से पहले आजाद जन्म लेना आवश्यक है। कि जिसके जैसे मानिए मैंने ट्रांसफ़र किया, ठीक है, मैं ट्रांसफ़र कर रही हूँ अपनी प्रॉपर्टी किसी को जिसका जन्म नहीं हुआ है, तो जब तक मैं ज़िंदा हूँ, मेरे ज़िंदा रहते उस बच्चे का जन्म हो जाना चाहिए, ठीक है। भले वो अभी मम्मा के पेट में है, मगर तब तक वो जन्म ले लेना चाहिए जब तक मैं ज़िंदा हूँ, तभी वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होएगी, ठीक है। फिर कह रहा है द ट्रांसफ़र शुड बी डन फॉर द इंटायर रिमेनिंग इंटरेस्ट ऑफ द ट्रांसफरर इन द प्रॉपर्टी, ठीक है। अंतरण संपत्ति के अंतर्गतकर्ता के बचे हुए संपूर्ण हित का किया जाएगा। तो जितना उसका संपूर्ण हित है, उस पूरे के लिए, इंटरेस्ट के लिए उसको किया जाएगा। फिर है छठवां कि द अनबॉर्न पर्सन विल एक्वायर अ वेस्टेड इंटरेस्ट। मैंने बोला ना, जिस दिन वो जन्म लेगा उसका हित उसी दिन उस प्रॉपर्टी पे आ जाएगा। वेस्टेड इंटरेस्ट, ठीक है, कह रहा है वेस्टेड इंटरेस्ट उसमें निहित होगा इन द प्रॉपर्टी फ्रॉम द डे हिज बर्थ, फ्रॉम द डेट कि जिस दिन उसने जन्म लिया उस दिन से उसका वेस्टेड इंटरेस्ट जो है उस प्रॉपर्टी में आ जाएगा। और जो रूल अगेंस्ट डबल पॉसिबिलिटी है वो सेक्शन 13 में इसीलिए अप्लाई करती है, ठीक है। क्यों अप्लाई करती है डबल पॉसिबिलिटी? कि एक तो वो अनबॉर्न है, मम्मा के पेट में हो, और जिस दिन उसने जन्म लिया उस दिन उसको पूरी प्रॉपर्टी मिल गई, तो डबल पॉसिबिलिटी है ना प्रॉपर्टी के ट्रांसफ़र की। तो रूल लेकिन फिर भी ये क्या है, अगेंस्ट डबल पॉसिबिलिटी इज़ बेस्ड ऑन सेक्शन 13, कि एक नहीं दो तीन कंडीशन के बाद भी अगर बच्चा वैसे अनबॉर्न के अगर हम करते हैं तो वो जन्म ले लेता है, तो वो इसके अंतर्गत आएगा, ठीक है। एक केस है, अ पर्सन विथ लाइफ लॉन्ग इंटरेस्ट कैन नॉट डिस्ट्रॉय द अनबॉर्न पर्सन इंटरेस्ट बाय द ट्रांसफरिंग द प्रॉपर्टी टू अ थर्ड पर्सन। अगर कोई बच्चा माने जन्म लिया आपने, अनबॉर्न बच्चे के लिए आपने प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की थी, वो बच्चा जन्म ले लिया, ठीक है, उसके लाइफ लॉन्ग इंटरेस्ट के लिए आपने ट्रांसफ़र किया था, तो आपने ही ट्रांसफ़र किया था और अभी वो मेजर नहीं हुआ है, तो आप सोचो कि उसका जो प्रॉपर्टी है, एक बार आप वो करा आपने और उसको फिर आप किसी थर्ड पर्सन को अगर आप चाहो उसकी प्रॉपर्टी को वापस से ट्रांसफ़र करना, तो वो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा, आपको वो करने नहीं दिया जाएगा। किस केस में कहा गया है? JV सत्येंद्र नारायण वर्सेस P मणिक्यान के केस में कहा गया है, 1983 का केस है, ठीक है। तो इस केस में जैसे कहा गया है कि आप ये काम नहीं कर सकते। एक बार अगर आपने अनबॉर्न के हित के लिए कोई इंटरेस्ट प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दी है, फिर आप सोचो कि उसको हटा के किसी थर्ड पार्टी के इंटरेस्ट के लिए हम कर दें, तो आप ये नहीं करने दिया जाएगा, ठीक है। द इम्पॉर्टेंट केस, जो सबसे इम्पॉर्टेंट केस है, लीडिंग केस जो आता है सेक्शन 13 पे, वो है द इम्पॉर्टेंट केस लॉज अबाउट द डबल पॉसिबिलिटी इज़ दैट विटबी वर्सेस मिटचेल का केस है। इन द केस इट वॉज हेल्ड दैट, क्या कहा गया? इट वॉज हेल्ड दैट if the property is transferred in favor of living person and then transferred to the property of his unborn person and then to his unborn person, then transfer is completely void. अब ये क्या कह रहा है कि ये जो है, ये कह रहा है अनबॉर्न पर्सन के अगेंस्ट तो आप ट्रांसफ़र कर सकते हो, लेकिन अगर आप ये सोचो कि प्रॉपर्टी आप किसी लिविंग पर्सन को ट्रांसफ़र करते हो, ठीक है, किस लिए ट्रांसफ़र करते हो? किसी लिविंग पर्सन को ट्रांसफ़र करते हो कि जिसके पेट में बच्चा है। मान लीजिए किसी मदर को आपने ट्रांसफ़र किया प्रॉपर्टी कि हम तुम्हारे बच्चे के लिए ये प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहे हैं, और फिर उसके बाद कह रहे हो कि जब तो उसका बच्चा हो जाएगा, तुम्हारा बच्चा हो जाएगा, तो फिर जो उसका बच्चा होगा फिर मैं वो प्रॉपर्टी उसके पास चली जाएगी, तो ये नहीं पॉसिबल है, ये कम्प्लीटली वॉइड होगा। इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट करोगे तभी तो ट्रांसफ़र करोगे, तो इस तरह का ट्रांसफ़र भी क्या होगा? कम्प्लीटली वॉइड होगा, ठीक है। उसके बाद है सेक्शन 14 के बारे में हम बात करेंगे। सेक्शन 5 का जो एक्सेप्शन है वो सेक्शन 14 भी है। क्या कहता है सेक्शन 14 जो है? रूल अगेंस्ट परपिचुटी है, ठीक है। परपिचुटी का मतलब होता है कंटिन्यूटी से रिलेटेड। कंटिन्यूटी मीन्स व्हाट? कि
जो चीज़ का कोई टाइम आप नहीं फिक्स करते हो, वो आप कह रहे हो ये होगा, कल वाले के जो आएगा फिर वो परसों जाएगा, परसों से फिर एक, नहीं, आप कह रहे हैं रूल अगेंस्ट परपेचुइटी, आपको निश्चित करना पड़ेगा, ठीक है। अनिश्चित अवधि के लिए आप कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। जैसे कहते हैं वंशानुगत, एक मैंने कहा कि आप आज मैं ए को प्रॉपर्टी दे रही हूँ, ए मरेगा बी को दूंगी, बी का प्रॉपर्टी फिर सी को जाएगा, सी की प्रॉपर्टी फिर डी को जाएगी, नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये एक तो सेक्शन 5 का ये एक्सेप्शन है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि लेकिन इसमें एक से ज़्यादा अगर टाइम के लिए ट्रांसफ़र किया जा रहा है, इसीलिए कह रहा है रूल अगेंस्ट परपेचुइटी, मतलब अगेंस्ट है, कंटिन्यूटी के अगेंस्ट में जिस तरह के ट्रांसफ़र किए जाते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से हैं देखिए। परपेचुइटी मीन्स होता है इनडेफिनिट पीरियड, मतलब इनडेफिनिट पीरियड के लिए जो है आप अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, जो कि TPA के अंतर्गत नहीं आएगी। The rule against perpetuity is against a transfer which renders the property non-transferable for an indefinite period or forever. जो रूल है, रूल अगेंस्ट परपेचुइटी, वो जो हमेशा जो है किसके अगेंस्ट चलता है, जो ट्रांसफ़र करने वाला होता है वो कहता है कि इनडेफिनिट टाइम के लिए आप उसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो, आपको कोई ना कोई निश्चित अवधि डिसाइड करनी पड़ेगी। In other words, it is said that no person can make a such an agreement that the transfer of property is for a long time. मतलब कह रहा है अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ये है कि कोई भी व्यक्ति ऐसा एग्रीमेंट नहीं कर सकता है कि बहुत लंबे समय के लिए किसी प्रॉपर्टी को वो ट्रांसफ़र करता है कि हम ये मेरे बाद बी के बाद सी के बाद डी, ये नहीं कर सकता है। इफ़ दिस इज़ डन, और अगर ऐसा वो करता है, देन सच ट्रांसफ़र विल बी वॉइड, अगर वो ऐसा करता है तो उस तरह का ट्रांसफ़र क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। दिस इज़ कॉल्ड द रूल अगेंस्ट प्रॉपर्टी, और इसको कहते हैं रूल अगेंस्ट परपेचुइटी। परपेचुइटी का मतलब होता है कंटिन्यूटी, ठीक है। तो इनडेफिनिट, कोई चीज़ जो इनडेफिनिट हो, तो आप इनडेफिनिट समय के लिए आप कोई चीज़ नहीं कर सकते हो, वो वॉइड होगा, और इसी को रूल अगेंस्ट परपेचुइटी कहते हैं। द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी टू द ट्रांसफरी शैल बी वॉइड, जो ट्रांसफ़र होगा प्रॉपर्टी का किसी ट्रांसफरी के लिए, वो वैलिड कब होगा, शैल बी वैलिड ओनली इफ़, सिर्फ एक कंडीशन में, इफ़ द इंटरेस्ट ऑफ द ट्रांसफरी इज़ अ सर्टेन टू वेस्ट विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम ऑफ परपेचुइटी। अगर किसी निश्चित समय के लिए अगर हम कोई प्रॉपर्टी जो कि ट्रांसफ़र करते हैं किसी ऐसे व्यक्ति को जो लिविंग नहीं है, ठीक है, एट द टाइम ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी, तो भी वो वैलिड होगा, लेकिन कब, जब किसी निश्चित काल अवधि के लिए हम ये काम करेंगे, अनिश्चित काल अवधि के लिए नहीं, तभी जाके ये रूल यहाँ पे अप्लाई करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। सेक्शन 14 स्टेट दैट नो प्रॉपर्टी कैन बी केप्ट टाइड टिल परपेचुइटी, कोई भी संपत्ति, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, धारा 14 का उल्लेख करती है कि किसी संपत्ति को सादृश्यता तक बांध कर नहीं रखा जा सकता, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम तक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को किसी एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू आप बांध के नहीं रख सकते हो, ठीक है। सेक्शन 14 ये कहता है। इसके इसेंशियल एलिमेंट्स क्या हैं देखिए। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी, पहला तो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी होना चाहिए, दूसरा क्रिएशन ऑफ इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी, तो जिसके अगेंस्ट आप कर रहे हो उसका इंटरेस्ट उसमें इंक्लूड होना चाहिए, तीसरा है क्रिएशन ऑफ प्रायर इंटरेस्ट इन फेवर ऑफ लिविंग पर्सन, क्योंकि ये नॉन लिविंग पर्सन को ट्रांसफ़र किया जा रहा है, तो उसके पहले किसी लिविंग पर्सन को आप ट्रांसफ़र करोगे ना, कि ठीक है जब वो अनबॉर्न चाइल्ड आए या फिर जो अभी एग्जिस्टेंस में नहीं है वो जब आएगा तो उससे पहले कोई तो देखभाल करेगा, तो प्रायर जो इंटरेस्ट है किसी लिविंग पर्सन का, उसको उसके अगेंस्ट करना चाहिए, आपको करना पड़ेगा। चौथा है इट इज़ नेसेसरी फॉर द अनबॉर्न पर्सन टू कम इनटू एग्जिस्टेंस बिफोर द प्रायर इंटरेस्ट केसेस, कह रहा है कि ये नेसेसरी है कि कोई अनबॉर्न पर्सन के अस्तित्व में आने से पहले उसका जो प्रायर इंटरेस्ट है वो वहाँ पे क्रिएट हो गया हो, ठीक है। पांचवा है ट्रांसफ़र ऑफ प्रायर इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी इन फेवर ऑफ अनबॉर्न पर्सन, कह रहा है ट्रांसफ़र ऑफ प्रायर इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी इन फेवर ऑफ अनबॉर्न पर्सन, किसी अनबॉर्न पर्सन के, अगर आप किसी अनबॉर्न पर्सन के इंटरेस्ट के लिए कर रहे हो तो उसके फेवर में करोगे, उसके इंटरेस्ट के लिए करना है आपको, ठीक है। पांचवा है प्रॉपर्टी टू बी वेस्टेड अंटिल द अनबॉर्न अटेस्टेड, और वो प्रॉपर्टी तब तक उसमें निहित होगी, किसके में निहित होगी, लिविंग पर्सन में,
अनबॉर्न से पहले जिस लिविंग पर्सन में आपने उसके अगेंस्ट किया था उसके इंटरेस्ट के लिए, वो तब तक उसमें निहित होगी जब तक जो अनबॉर्न बच्चा है वो मेजॉरिटी अपनी अटेंड नहीं कर लेता है। 7वां है कि द रूल अगेंस्ट परपेचुइटी शैल ऑल्सो अप्लाई टू द क्रिएशन ऑफ एनी फ्यूचर इंटरेस्ट। और अगर जो रूल अगेंस्ट परपेचुइटी है वो फ्यूचर के लिए, जो फ्यूचर इंटरेस्ट है उसके लिए भी आप बना सकते हो, ठीक है। रूल अगेंस्ट जो परपेचुइटी है शैल ऑल्सो अप्लाई टू द क्रिएशन ऑफ एनी फ्यूचर इंटरेस्ट। अगर बच्चे के किसी फ्यूचर इंटरेस्ट के लिए, मान लीजिए कि आपने कोई प्रॉपर्टी किसी अनबॉर्न के लिए आपने ट्रांसफ़र करी और कहा कि कल को आपने एक स्कूल बनवाया, उस स्कूल का प्रॉपर्टी जो जिस एरिया में थी वो आपने अनबॉर्न बच्चे के लिए कहा और कहा कि जब उस स्कूल से जितने पैसे मिलेंगे वो सारे पैसे इस बच्चे के भविष्य के लिए या फिर उसके डेवलपमेंट में यूज़ होंगे। तो वो क्या है, फ्यूचर इंटरेस्ट है, ठीक है, मिलने वाला फ्यूचर इंटरेस्ट। जब वो बच्चा अब जन्म ले लेगा, फिर क्योंकि उस समय लिविंग नहीं है, लेकिन जब वो जन्म ले लिया, मेजॉरिटी अटेंड कर लिया और फिर उसके बाद उस जो प्रॉपर्टी आपने ट्रांसफ़र करी थी उससे जो इंटरेस्ट आ रहा है वो उसके फ्यूचर इंटरेस्ट में अगर सहायक है तो वो भी इस तरह की प्रॉपर्टी भी इसके अंतर्गत आती है। 8वां है द ट्रांसफ़र मेड इन फेवर ऑफ फ्यूचर इज़ वैलिड। और रूल अगेंस्ट परपेचुइटी में क्या होता है कि अगर आप कोई ट्रांसफ़र करते हो मेड इन फेवर ऑफ फीटस इज़ वैलिड। कोई बच्चा जो जन्मा है, अगर आप उसके हित के लिए कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करना चाहते हो तो वो प्रॉपर्टी आप ट्रांसफ़र कर सकते हो, ठीक है, वो यहाँ पे वैलिड है, इसीलिए सेक्शन 5 का एक्सेप्शन है। अब यहाँ पे 2 चीज़ें दी हुई हैं, कह रहा है एक्सेप्शन टू द रूल अगेंस्ट परपेचुइटी और एक है रीज़न ऑफ द रूल अगेंस्ट परपेचुइटी। रीज़न, अब रूल अगेंस्ट परपेचुइटी का एक्सेप्शन क्या क्या है, कह रहा है कोई इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट आप नहीं कर सकते हो, ठीक है, किसी अनबॉर्न के इंटरेस्ट के लिए तो आप कर सकते हो, फ्यूचर इंटरेस्ट के लिए, लेकिन आप सोचो कोई इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट कर लो तो आप वो नहीं कर सकते। कोई चार्ज आप सोचो ट्रांसफ़र कर दो किसी के ऊपर तो वो आप नहीं कर सकते, वो एक्सेप्शन है। गिफ्ट आप करना चाहो किसी अनबॉर्न को तो ये पॉसिबल नहीं है, आप किस गिफ्ट हमेशा लिविंग पर्सन को करोगे, नॉन लिविंग को आप गिफ्ट नहीं दे सकते हो। कोई वेस्टेड इंटरेस्ट है, ठीक है, आप में कोई निहित अधिकार है, आप सोचो कि जो अभी जन्मा नहीं है आप उसको दे दो तो आप ये नहीं कर सकते। 5वां है प्रॉपर्टी परचेस्ड बाय द कॉरपोरेशन। और अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो कॉरपोरेशन द्वारा परचेस्ड की गई है और आप सोचो कि किसी अनबॉर्न के अगेंस्ट हम उसको ट्रांसफ़र कर दें तो आप वो भी नहीं कर सकते हो, ठीक है। फिर है कि कौन कौन सी रूल ऐसे हैं जो रीज़न ऑफ द रूल अगेंस्ट परपेचुइटी, कौन कौन सा है कि रूल अगेंस्ट परपेचुइटी में काम कर सकता है, किस किस तरह की प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर सकते हो रूल अगेंस्ट परपेचुइटी में। मेंटेनिंग सोशल एडवांसमेंट, सोशल एडवांसमेंट के लिए जो अनबॉर्न बच्चा है उसके सोशल एडवांसमेंट के लिए आप ट्रांसफ़र कर सकते हो, भले वो अनबॉर्न क्यों ना हो। प्रमोटिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है, उस इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रमोशन के लिए भी आप कर सकते हो। फैसिलिटेटिंग बिजनेस, ठीक है, किसी बिज़नेस को आगे बढ़ाने के लिए, जैसे कि आज मैं यहाँ का ओनर हूँ, HCL का ओनर आज मैं हूँ, कल को हमारा बच्चा होगा जो अभी पेट में है बट अभी जन्म नहीं लिया, अगर हम उसको भेज दें कि कल को ये मेरा बिज़नेस चलाएगा तो हम ये कर सकते हैं, ठीक है। रिमूवल ऑफ फैमिली ऑब्जेक्शन, अगर कोई फैमिली ऑब्जेक्शंस हैं उसके लिए कि आगे चल के कोई फैमिली ऑब्जेक्शन ना हो, इसलिए मैं अनबॉर्न बेबी के हित में अभी से कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहा हूँ तो आप वो भी कर सकते हो। 5वां है प्रॉपर्टी परचेज बाय द कॉरपोरेशन। और प्रॉपर्टी परचेज बाय द कॉरपोरेशन अगर इससे रिलेटेड है तो भी यहाँ पे आप ट्रांसफ़र कर सकते हो, ठीक है। मतलब ये जितने एक्सेप्शन दिए हुए हैं सेक्शन 14 के अंतर्गत ये सारी चीज़ों को आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो अनबॉर्न के अगेंस्ट, लेकिन ये जो बाकी के इधर के 5 चीज़ें हैं इसको आप कर सकते हो। जिसमें एक चीज़ आप कॉमन देख रहे होगे कि प्रॉपर्टी परचेज बाय द कॉरपोरेशन दोनों में दिया हुआ है, वो एक्सेप्शन में भी आता है और वो रीज़न में भी आता है कि आप उसको कर सकते हो, ठीक है। अब हम देखेंगे इसमें कह रहा है कि द बेसिस ऑफ द रूल अगेंस्ट परपेचुइटी इज पब्लिक पॉलिसी। तो जो कहेंगे सेक्शन 14 रूल अगेंस्ट परपेचुइटी किस पे बेस्ड है, तो पब्लिक पॉलिसी पे बेस्ड है, ठीक है। द रूल अगेंस्ट परपेचुइटी डज नॉट अप्लाई टू पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट दैट डू नॉट डिलीवर द इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी। रूल अगेंस्ट परपेचुइटी क्या कहता है कि द रूल अगेंस्ट डज नॉट अप्लाई
कहाँ पे नहीं अप्लाई करेगा? पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट, जो मैंने बोला ना इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट नहीं अप्लाई करेगा। पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट दैट डू नॉट डिलीवर एनी इंटरेस्ट टू द प्रॉपर्टी, कह रहा है कि कोई अगर इंडिविजुअल कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो उस पर अप्लाई नहीं करेगा रूल अगेंस्ट परपेचुइटी। वो एक पर्टिकुलर केस में भी कहा गया है। वो केस कौन सा है? रामबरन वर्सेस राम मोहित, AIR 1967 सुप्रीम कोर्ट का केस है। ठीक है, अब एक लास्ट सेक्शन है कि जो है सेक्शन 16, वो सेक्शन 13 और 14 का इफेक्ट बताता है आपको। ठीक है, वो क्या कह रहा है? ट्रांसफर टू बी टेक इफेक्ट ऑन द फेल्योर ऑफ एनी प्रायर इंटरेस्ट। कह रहा है कि अगर आपने जो भी इंटरेस्ट अनबॉर्न को, जब भी आप कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करते हो तो उसके पहले एक प्रायर इंटरेस्ट भी होता है जिसके अगेंस्ट आप ट्रांसफ़र करोगे, फिर वो जब अनबॉर्न जन्म लेगा तो वो प्रॉपर्टी उसको जाएगी। तो जब अगर प्रायर इंटरेस्ट जो सेक्शन 13 और 14 में जो जो चीज़ें हैं, जो जो कंडीशंस हैं जिसमें वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, अगर वो दोनों चीज़ें, अगर का प्रायर इंटरेस्ट ही फेल हो जाता है, ठीक है, तो जो बाद वाला इंटरेस्ट होगा वो ऑटोमेटिकली फेल हो जाएगा। कह रहा है इफ़ एनी प्रॉपर्टी इज़ ट्रांसफर्ड in contravention of any rule contained in section 13-14, subsequent transfer of the some property shall be effective after the prior transfer। जो subsequent transfer है, मतलब पहले आप एक प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट हुआ, उसके बाद आप दूसरों को दोगे, तो जो subsequent ट्रांसफ़र है किसी प्रॉपर्टी का, अगर वो वैलिड है तो ठीक है 13-14 के अकॉर्डिंग। अगर वो वैलिड नहीं होगा तो जो सब्सिक्वेंट ट्रांसफ़र होगा, मतलब बाद वाला, प्रायर नहीं, जो बाद का ट्रांसफ़र होगा वो भी जो है इनवैलिड हो जाएगा। और अगर प्रायर इंटरेस्ट जो पहले का हित है वो अगर लागू होगा तो दूसरा वाला भी ट्रांसफ़र लागू होगा। ठीक है, इफ़ द प्रायर इंटरेस्ट फेल देन द सब्सिक्वेंट इंटरेस्ट विल ऑल्सो फेल। जैसे मदर है, मदर के वॉर्म में बेबी है, हमने अगर बेबी के इंटरेस्ट के लिए कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की तो पहले वो किसको जाएगी? उसके मदर को जाएगी। फिर जिस दिन बेबी वो जन्म लेगा, जैसे ही मेजॉरिटी पे अटेंड करेगा, फिर वैसे ही वो उस बेबी के पास चला जाएगा। तो जैसे ही मदर का इंटरेस्ट अगर वैलिड है तो बच्चे का इंटरेस्ट भी वैलिड होएगा, ट्रांसफ़र वैलिड होगा। लेकिन अगर मदर का ही इंटरेस्ट इनवैलिड हो जाएगा तो ये भी इनवैलिड हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, इसके इसेंशियल्स क्या हैं? इसेंशियल है फेल्योर ऑफ प्रायर इंटरेस्ट। अगर प्रायर इंटरेस्ट इफेक्ट बता रहा है ना सेक्शन 13-14 का, वो कह रहा है कि अगर प्रायर इंटरेस्ट फेल हुआ तो बाद वाला भी सब्सिक्वेंट इंटरेस्ट भी फेल हो जाएगा। दूसरा है प्रायर इंटरेस्ट मस्ट फेल बाय रीज़न ऑफ द रूल अगेंस्ट, और जो प्रायर इंटरेस्ट फेल हो रहा है उसका जो रीज़न हो सेक्शन 13 और 14 में, अनबॉर्न बेबी को या रूल अगेंस्ट परपेचुइटी के ही बेसिस पे अगर वो फेल होता है तो ही उसका इफेक्ट यहाँ माना जाएगा, अदरवाइज नहीं। कोई और सेक्शन इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। मतलब वर्ड बाय वर्ड यहाँ पे जो सेक्शन 13 और 14 में कही गई बातें हैं बस वही यहाँ पे अप्लाई करेंगी। ठीक है, और तीसरा है इफ़ द फॉर्मर इंटरेस्ट फेल द लेटर इंटरेस्ट विल ऑल्सो बी फेल। जो मैंने कहा कि अगर आप पहला वाला इंटरेस्ट ही ख़राब हो गया तो जैसे कहते हैं बीज ही ख़राब है तो पौधे तो ख़राब ही निकलेंगे। ठीक है, उस तरह से आप समझ सकते हो। इन शॉर्ट आज बस इतना ही बताऊंगी, लेकिन मैं आपको एक बार रिवाइज़ करा देती हूँ। मैंने कहा कि हमने पहले सेक्शन 5 पढ़ा जिसमें बताया हुआ है डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी। फिर उसने बताया कि किस किस तरह की प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कितने तरह से कर सकते हैं, किसके किसके द्वारा किया जा सकता है और उसका मीडियम क्या होगा। किसके किसके द्वारा किया जाता है? पार्टीज़ के द्वारा और लॉ के द्वारा। पार्टीज़ के द्वारा 6 तरह के कंडीशन बताए गए और लॉ के अकॉर्डिंग 3 तरह के कंडीशन बताए गए। फिर कह रहा है कि क्योंकि वो उसका इसेंशियल है, किसी TPA को अप्लाई करने के लिए इसेंशियल है कि पर्सन का लिविंग होना चाहिए, तो कह रहा है हाँ वो तो ठीक है, लेकिन उसका एक्सेप्शन भी है कि नॉन लिविंग के अगेंस्ट भी हम प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। वो है आपका सेक्शन 13, 14 और 16 में। 13 और 14 में रूल है कि हम कब अनबॉर्न बेबी के अगेंस्ट भी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन 16 उसका इफेक्ट बताता है कि अगर प्रायर इंटरेस्ट ख़राब हुआ तो बाद वाला भी ख़राब हो जाएगा। ठीक है, और अगर प्रायर वाला सही है तो बाद वाला भी सही होगा। 13 में जो है रूल है आपका डबल पॉसिबिलिटी का, और 14 में जो है रूल अगेंस्ट परपेचुइटी की बात करता है। उसमें जितने कंडीशंस बताए गए हैं वो कंडीशंस सारे जब आप ट्रांसफ़र कर सकते हो, अगर आप चाहो तो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी में आप उसके अगेंस्ट ट्रांसफ़र करोगे, वो भले नॉन लिविंग है बट फिर भी उस तरह के ट्रांसफ़र को वैलिड माना जाएगा। ठीक है, इतनी चीज़ें हमने आज पढ़ी और उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। आप वीडियो देखो, आप लाइक करो या ना करो,
लेकिन आप कमेंट ज़रूर किया करो ताकि मुझे ये पता चल सके कि किस किस को कितना समझ में आ रहा है, या फिर अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा तो उसको सुधार किया जाएगा। ठीक है, आपको मेरे लैंग्वेज में दिक्कत हो, मेरे किसी भी चीज़ में अगर दिक्कत आपको लगती है, या फिर आपको कुछ समझने में, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, आपने लेक्चर सुना, तो आप मुझसे कमेंट में प्लीज़, आप लाइक करो ना करो बट कमेंट करो और शेयर करो वीडियो को, ताकि और लोगों के भी ओपिनियन मिले तो मुझे पता चल पाए। और जैसे ही सेक्शन चैप्टर्स ख़त्म होते जाएंगे मैं आपको वन लाइनर फॉर्म में क्वेश्चंस भी बताऊंगी। और एक बार आप ये क्लास पूरी कर लोगे तो आपको फिर ये नहीं लगेगा कि आपका अननोन है ये चैप्टर, फिर पूरा ही सब्जेक्ट आपको ऑन टिप होएगा। जैसे मैं आपको ऐसे कहानी सुना रही, फिर आप कहानी की तरह ही आप सुना पाओगे। कुछ इसेंशियल्स खाली लर्न करने होते हैं, जैसे केसेस हैं, उसके ईयर्स हैं, ठीक है, कहाँ पे वेस्टेड इंटरेस्ट है, कब ये क्या होगा, बस इतना। उतना आपको मैं इतनी बार एक ही चीज़ रिपीट करती हूँ कि वो आपको हेल्प करेगा। ठीक है, तो प्लीज़ आप जो है लाइक, अगर आपको समझ आता है तो आप लाइक डिसलाइक कुछ भी कर सकते हो, बट कमेंट ज़रूर करो, मुझे पता चले कि क्या चल रहा है, मैं जो दे रही हूँ वो कितना बेनिफिशियल है। ठीक है, और आप वीडियो को शेयर भी करो। बाकी अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और आपको एक एक करके सारे सब्जेक्ट्स ऐसे कंप्लीट कराए जाएंगे यहाँ पे। थैंक यू।